गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी विषय विज्ञान की टीचर जो तुम लोगों को मैं विषय विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ, जो कैथोलिक मिशन स्कूल हिंदी मीडियम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान। विषय विज्ञान में कक्षा 6 जिसका विषय विज्ञान है और हम अध्याय 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 पढ़ा था। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण के बारे में जो हम आज पढ़ेंगे बच्चों, पिछले पाठ के जो हमने पढ़ा था उसका पीडीएफ और वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी कंप्लीट करके हम लोग से ज़रूर चेक करवाने आइएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को देखिए और समझिएगा अध्याय 5, और इसको समझना बहुत जरूरी है। पदार्थों का पृथक्करण, आज हम इसके परिचय पाठ के बारे में समझेंगे कि ये पाठ क्या होता है, ये इसके बारे में, ये पदार्थ क्या होते हैं, पृथक्करण क्या होता है, पृथक्करण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ जो होते हैं, क्या होते हैं पदार्थ? सभी लोग देखते हैं कि सभी ने अलग अलग पदार्थ देखे होंगे, अलग अलग सामग्री देखी होगी, अलग अलग इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले और बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे होंगे जो मिश्रण होते हैं, पदार्थों का मिश्रण होता है और बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसका मिश्रण। जैसे बोला जाए तो कौन सा मिश्रण हम बता सकते हैं, जैसे दाल बनाए तो उस दाल में कितने पृथक्करण, कितने अलग अलग सामग्री हम मिलाते हैं, अलग अलग वस्तुएं हम मिलाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी पदार्थ है जिसका मिश्रण उस पदार्थ से हम अलग करेंगे, पृथक करेंगे। तो उसका पृथक्करण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे चाय बनाते हैं। अब चाय बनने के उसमें चाय की पत्ती डालते हैं। चाय की पत्ती डालने के बाद उसका हम अलग करना जरूरी होता है, उसको वापस अलग करना जरूरी होता है। वो एक अशुद्धि माना जाता है उसको, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब उस अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, पृथक करना। तो पदार्थ में से उसका पृथक मतलब अलग करना, ये है। अब हमने देखा कि फसलों की कटाई के बाद उस अनाज और उस भूसे को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं। और दही से, दूध से घी को अलग करते हैं। तो किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? मंथन किया जाता है, उसका मंथन करके उसको पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार से आज हम पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। तो पृथक्करण की विधियाँ, पृथक करने की मतलब अलग करने की जो विधियाँ होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहली विधि हस्तचयन, जो हम आज पढ़ेंगे। हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, विस्तारण और निस्यंदन और वाष्पन। इस प्रकार से हम अलग अलग विधियों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हस्तचयन। हस्तचयन कैसे किया जाता है? तो बच्चों, सभी लोग जानते हैं कि हस्तचयन कैसे करते हैं। मान लो किसी चावल में कंकड़ है, मिट्टी है, गेहूं में कंकड़ है, मिट्टी है, उसको साफ करना है, उसकी अशुद्धि को अलग करना है। तो हस्त से मतलब अपने हाथों से कंकड़ को बीन बीन कर अलग किया जाता है। तो वो होता है हस्तचयन। हाथों से, अपने हाथों से कंकड़ और मिट्टी को अलग करना हस्तचयन कहलाएगा। मतलब चावलों में से हम बिनेंगे, दालों में से बिनेंगे, गेहूं में से बिनेंगे, इस प्रकार अपने हाथों से उसको अलग अलग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग। उसमें थ्रेशिंग के बारे में, जो थ्रेशिंग होता है जिसे फसलों को उसके भूसों से अनाज को अलग करना है। एक फसल पका जिसे खेत खलिहान और गेहूं या चावल की सूखी डंडियों और उसके भूसे को, सूखे पौधों को, उसके कचरों को, उसके गट्ठर को अलग करना है। तो किसके माध्यम से किया जाता है? थ्रेशिंग के माध्यम से अलग किया जाता है। अब हम अनाज को हमें अलग करने की आवश्यकता होती है, तो उसको थ्रेशिंग माध्यम से, थ्रेशिंग विधि से अलग किया जाता है। तो वो कहलाती है थ्रेशिंग विधि। थ्रेशिंग विधि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज
को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। तो बच्चों यह इसकी परिभाषा हुई है, जो थ्रेशिंग की परिभाषा, मतलब डंडियों को, सूखे भूसे को अनाज से अलग करना थ्रेशिंग विधि कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? निष्पावन मतलब ये भी एक फसलों को मिश्रण से अलग करना है, जैसे भूसे को अलग करना है। यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है बच्चों, इस प्रकार से ये निष्पावन विधि के द्वारा अनाज को शुद्ध करना है, उसकी अशुद्धियों को दूर करना निष्पावन कहलाता है। तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करते हैं, इस प्रकार पृथक करने की निष्पावन विधि कहलाती है। जैसे सूखी पत्तियों का पाउडर, रेत और बुरादा इस प्रकार हवा में उड़ाकर उसके सूखे पत्तियों को हवा में उड़ाकर और अच्छे अनाज को उसमें क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसको पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार से ये निष्पावन विधि हुई है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? छालन विधि। छालन विधि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इस विधि में क्या किया जाता है। तो छालन विधि में आपने देखा होगा कि जैसे रोटियां बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? आटा लेते हैं और उस आटे को क्या करते हैं? किसी छलनी में लेकर उस आटे को हम क्या करते हैं? छालते हैं, उसके कचरे को अलग करते हैं। तो वो एक छालन विधि हो गई। तो जो आटे में बड़े बड़े कण होते हैं वो अलग हो जाए और जो अच्छा हो तो वो शुद्ध होकर हम उसकी रोटी बना सकते हैं। इस प्रकार से छालन विधि में छालन कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक करने की विधि भी इस प्रकार से जैसे चित्र में दिखा रखी है। इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं कहीं पर भी काम चल रहा होगा घर बनने का, वहाँ पर क्या करते हैं? रेत से, जो रेत में बड़े कंकड़ होते हैं उसको छालन विधि के द्वारा अलग या पृथक किया जाता है। इस प्रकार से ये छालन विधि हुई। और हम चाय को भी चाय की पत्ती से अलग, चाय की पत्ती हम छालनी से अलग कर सकते हैं। अब हम आगे अगला पढ़ेंगे अपना अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो बच्चों कभी कभी हम क्या करते हैं? मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन के द्वारा या थ्रेशिंग या फिर चालन विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे उदाहरण के लिए दाल, चावल, धूल, मिट्टी और हल्के कण हो सकते हैं। चावल दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो अवसादन विधि में हम क्या करते हैं कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अवसादन कहलाते हैं। जैसे मान लो चावल को धोते हैं तो क्या करेंगे? चावल में जो धूल होती है अवसादन के द्वारा दूर नहीं होती है। और पृथक्करण, हस्तचयन और किसी विधि से हम अलग, छालनी से हम अलग नहीं कर सकते, तो उसे क्या करते हैं? मिश्रण उसको जल में मिला देते हैं चावल को और उसको क्या करते हैं? धोते हैं। तो क्या करते हैं? जो भारी अवयव है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार जो नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे? अवसादन। जो तली में बैठ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? अवसादन। अब अवसादन को हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उसी को हम निस्तारण, मतलब जो अशुद्धि होती है, जो कचरे होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो उसको हम एक निस्तारण विधि के द्वारा हम निथार देंगे। उस पानी को हम क्या करेंगे? निस्तार सहित, मिट्टी सहित उस अवसादित मिश्रण को हम बिना हिलाए डुलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। अब इसी प्रकार से निस्तारण विधि हुई। अब इन दोनों की विधि में इसके बाद भी हम उसको निथार नहीं पा रहे, उसका निस्तारण नहीं कर पा रहे, तो उस विधि में हम क्या करते हैं? पत्तियां छन्नी में रह जाती है, मतलब जैसे चाय की पत्तियां छन्नी में जैसे छाई ली हमने, अब उस छाई को हम क्या करेंगे? एक गिलास में डाल देंगे। चाय और उसका मिश्रण हो गया। अब हम थोड़ी देर उसका इंतजार करेंगे कि उसकी
की छाई की जो पत्तियां हैं वो नीचे तली में बैठ जाए। फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको निथार दे तो ऊपर की छाई जो होती है वो अलग हो जाएगी, वो छाई की जो भारी पन्नी भारी जो होती है वो नीचे तली में बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने के बावजूद भी हम उसको क्या करते हैं, छन्नी में छानते हैं, तो उसको हम निस्यंदन विधि कहते हैं। अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन को हमने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि अवसादन के बाद निस्तारण करते हैं और इसके बाद भी इन दो विधियों के द्वारा पृथक नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों यह अपनी विधियां होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे वाष्पन विधियां। वाष्पन विधि, वाष्पन विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, जिससे वाष्पन विधि वह होती है जिसमें वाष्प बनता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक धुएं के तरह दिखने वाला जो वाष्प ऊपर उठता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों आपके विचार होंगे कि आप समझ सकते हैं कि नमक कहाँ से आता है, नमक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या करते हैं कि जल, जो समुद्र किनारे जल होता है उसको छोटे छोटे उथले गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो उसमें जल आ जाता है, जल भर जाता है। अब जल भरने के बाद उस जल के ऊपर क्या होता है, गर्म धूप पड़ती है और धूप पड़ने के बाद जो पानी होता है वो गर्म होता है और पानी गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और उस उथले गड्ढों में क्या होता है, नमक एक लवण के रूप में जम जाता है, तो उसको एक नमक के रूप में हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से पृथक करने के लिए पृथक ये विधि वाष्पन विधि अपनाई जाती है। जल और नमक को अलग करने के लिए वाष्पन विधि अपनाई जाती है। इस प्रकार से वाष्पन विधियों में भी अलग अलग विधियां होती है, उसको किस प्रकार से वाष्प बना जाए। चित्र में दिखाया है कि वाष्पन तथा संघनन, इस प्रकार से वाष्पन और संघनन, धुआं इधर से आता है और यहाँ पर वाष्पन विधि से वापस जल इकट्ठा कर लिया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे बच्चों संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जब किसी विलयन को क्या मतलब जल जो होता है, जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है क्या, जल में हम किसी पदार्थ को बहुत सारी मात्रा में घोल सकते हैं क्या, नहीं ना। अब मान लो हमने पानी लिया और नमक लेंगे और उसमें हम घोलते जाएंगे, जो होता है जल जो होता है घोलक होता है और जो घुलित होने वाला होता है वो नमक होता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें घोलते जाएंगे, नमक मिलाते जाएंगे, जल में नमक मिलाते जाएंगे, कितना नमक जल घोल सकता है। अगर मिलाते गए और वो जल क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जब जल गाढ़ा हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, हम और अधिक नमक उस जल में नहीं घोल सकते हैं, मतलब और अधिक नमक उसमें नहीं डाल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। मतलब जल में जितनी मात्रा में हमको नमक घोलना था हम घोल चुके हैं और अब अधिक नमक हम उसमें नहीं घोल सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा बच्चों, संतृप्त विलयन, मतलब पूरी तरह से तृप्त हो चुका है। इस प्रकार से संतृप्त विलयन पूरी तरह से संतृप्त हो चुका है, तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़ा है कि पदार्थों से पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। अब हम इस पाठ में हमने यह पढ़ा है कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो आप लोग इस पाठ को और इस वीडियो को बार बार देखने और समझने की कोशिश कीजिए और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम आप लोगों को PDF के माध्यम से
प्राप्त करवाएंगे। और आप लोग वीडियो को देखिए और PDF को खोलकर देखिए और उसको अपनी फेयर कॉपी में पाठ को नोट करिएगा और कॉपी चेक करवाने स्कूल में ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों।